Hello, class 8 students, welcoming you all back to your chapter of history that is the colonial era in India, right? So ये है आपका चैप्टर का नाम और हमने पिछली क्लास में जितना कुछ करा था वो करा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आप लोगों को like we they looted us and by how means like they first reshaped our economic structures. They also did what was transforming Indian education. They were dismantling the governance structures and also our industries. तो इन्होंने change कैसे किया था हमारे landscape को इंडिया के. We studied all that in our last episode. And now in this episode, I guess it will be 10th episode. So it is a huge chapter. तो पहले जो मैंने सोचा था कि एक episode 1 week में डालेगा, that had to be changed. So this is episode number 10. And आज हम early resistance movements and challenges चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी करेंगे यानी कि जो रेजिस्टेंस के पहले मूवमेंट यानी कि जो लड़ाई शुरू होने से पहले मतलब कि रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स यानी कि जैसे जो लोग वो चीज़ें इम्पोज कर रहे थे जो चीज़ें हमसे करवा रहे थे हम उस पर रेजिस्ट कर रहे थे उससे उसे रोक रहे थे और जो कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे वो हम देखेंगे इस पार्ट में ऑलराइट so let us start without any further ado. India was such an enormous source of wealth, natural and human resource for the British that they nicknamed her the jewel in the crown of the British Empire. मतलब कि जो इंडिया था वो बहुत ही ऐसा सोर्स था वेल्थ का नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको निकनेम दिया था कि ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का सर का ताज का एक मतलब कि ज्वेल है बिकॉज इट वॉज अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द वेल्थ राइट यानी कि नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ पे as in खेती वगैरह एंड ऑल दैट ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो लोग लेबर वगैरह एंड वेल्थ तो थी ही and they asserted that India would forever remain part of the British Empire on which the sun never sets. मतलब कि एक ऐसा पार्ट हमको इसका रिमेनिंग बना दिया है ब्रिटिश एम्पायर अब इंडिया को एज एन ऐसा पार्ट बना दिया है ब्रिटिश एम्पायर का जो कैसा पार्ट है वो उसमें सन कभी भी सेट नहीं होगा अब इसमें जो लाइन थी कि ऑन विच द सन नेवर सेट्स इसका क्या मतलब है उसी का क्वेश्चन है दैट व्हाट इज मेंट बाय सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर एंड डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इसका जो मतलब है ये मतलब है फिर उन्होंने अपनी सारी धर्म करवा रखी हैं और इसलिए जो जब अर्थ वो करता है तो उसमें कोई ना कोई एक कॉलोनी में ही और सन मतलब सन सॉरी करता है जब सन जैसे वो फेंकता है ना जैसे लाइक रेज होती हैं एंड लाइक अर्थ रोटेट्स एंड पूरे टाइम पे अर्थ को ज्यादातर दिन नहीं होता ज्यादातर सन अपनी रेज में सन नहीं होता एक तरफ ही होता है राइट सो दैट इज वाई जो इतना वैसे का मतलब है उसका ये मतलब है कि इतनी इनकी कॉलोनियां इतनी बहुत ज्यादा एकदम वास्ट पूरे वर्ल्ड में फैली कॉलोनीज है कि इंडिया जो है अगर उसमें हम बात करें तो यहाँ पे सन कभी सेट करेगा ही नहीं आई थिंक क्योंकि और जो रोटेट करती है तो कोई ना कोई एटलीस्ट एक कॉलोनी पे सन हमेशा शाइनिंग रहेगा राइट सन नेवर सेट्स मतलब कि जैसे सन राइज एंड सन सेट होता है ना सेट मतलब सन सेट मतलब शाम का वक्त राइट तो वो जो फ्रेज है द फ्रेज द सन नेवर सेट्स on the British Empire means that the British Empire had colonies spread across different parts of the world. Since the Earth rotates, the sun was always shining on at least one British colony at any given time. So this was the meaning of the phrase that sun never sets on the ब्रिटिश एम्पायर इसका मतलब यही है ब्रिटिश एम्पायर कितनी कॉलोनी थी पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कि अर्थ जब रोटेट करती तो सन हमेशा कोई ना कोई एक ब्रिटिश कॉलोनी में होता ही है एट द गिवन टाइम शाइन करता ही है So this statement was geographically true. Britain ruled territories in Asia, Africa, Europe, North America, South America and Oceania. तो मतलब कि इतना ज्यादा जोग्राफिकली पूरे वास्ट ब्रिटेन की टेरिटरी से जो रूल करता था एशिया में था देन अफ्रीका में था देन यूरोप में था अमेरिका साउथ अमेरिका में भी था राइट सो अमेरिका के साइड में भी देखो तो साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों एशिया भी पूरा अफ्रीका भी यूरोप भी तो ये सारा मतलब एज एन पूरा का पूरा एज एन जोग्राफिकली फैला हुआ है राइट so, however, the statement also reflected Britain's pride in its vast empire. It ignored the fact that many colonies, including India, were ruled through force, exploitation, and suppression. यानी कि जो ये स्टेटमेंट थी ना कि भैया सन नेवर सेट्स एंड ऑल दैट तो उसका मतलब इन द सेंस ये था कि ब्रिटेन बहुत ही इतने इतने फैले हुए एम्पायर में बहुत ही शान मना रहा है बहुत प्राइड है बट वो एक फैक्ट इग्नोर कर देते कि उनके पास इतनी कॉलोनीज जिद जबरदस्ती से ही है बिकॉज कोई भी जो कॉलोनी है उनके एज ये नहीं कि खुशी खुशी बनी बाय द फोर्स बाय एक्सप्लॉइटेशन और सप्रेशन यानी कि लोगों को दबा के उन्होंने सारी कॉलोनीज बनाई राइट therefore while the phrase described the size of empire it did not justify British colonial rule मतलब कि ये जो साइज हमको बता रहा है कि फ्रेज ये बता रहा है
भैया साइज जो है एम्पायर का इतना बड़ा है कि सन कभी कोई कोई जगह पे सेट भी नहीं करता। इसका ये मतलब है कि जो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऐसा सा था, राइट? कितना सप्रेशन एंड एवरीथिंग, राइट? So, however, almost from the beginning of the British conquest of India, resistance movement manifested to try and repel this self-imposed guest. मतलब कि जो सबसे जब से ब्रिटिश लोग आए थे, कॉन्क्वेस्ट अपना शुरू किया था इंडिया में, तब से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है या फिर मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं कि हाँ ऐसे हमें करना चाहिए, करना चाहिए। टू व्हाट? टू रिपेल दीज, तो इनको भगाने के लिए, भगाने इन द सेंस रिपेल मतलब कि दूर जाना ना, तो इनको दूर भगाने के लिए। हु सेल्फ इम्पोज गेस्ट, जैसे गेस्ट होते हैं ना, जब हम किसी को बुलाते हैं तब वो गेस्ट आता है, जैसे को हमने इनवाइट किया तब वो गेस्ट आता है। नो, व्हाट इज सेल्फ इम्पोज गेस्ट? सेल्फ इम्पोज गेस्ट मतलब कि जो हम पे आज खुद ही आ गया है, बिन बुलाया मेहमान काइंड ऑफ, तो फिर वो जा भी नहीं रहा, दैट इज व्हाट इट इज, रिपेल, राइट? Repel the self-imposed guest. We will briefly survey a few such movements, but before we do, let us have a good look at the map of British Indian Empire. मतलब उससे पहले से एक empire का map है वो देख लेते हैं। उसमें क्या है? The red and pink territories are those directed under British administration, while the yellow ones are princely states that we discussed earlier, right? The black lines stand for the railway lines. So जो black line है वो railway lines के लिए है, जो yellow है वो princely states है, जो red and pink territories है वो British administration के अंदर है। तो आप देख सकते हो ये सारा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था, और यहाँ पे आपकी सारी की सारी वो क्या थी? प्रिंसली स्टेट सी, राइट? देख सकते हैं आप लोग। और जितनी जितनी आपको ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है सारी रेलवेज थी, है ना? दिस इज द मैप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन एम्पायर इन 1909, right? Examine the map. What are the main differences with the maps of today in terms of both borders and names? तो ऑब्वियसली बॉर्डर्स भी बहुत बदले हैं, नेम्स भी बहुत बदले हैं। तो इफ वी सी इन डिफरेंस, तो ब्रिटिश इंक्लूडेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वेयर इज मॉडर्न इंडिया सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना? मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे इंडिया में, तो उसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। बट अब की हम बात करें, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज इंडिया इज अ सेपरेट country, separate independent country, right? Many princely states such as Hyderabad, Mysore, Travancore, Jammu and Kashmir, and Baroda existed separately under British rule. Today, they are a part of different Indian states. मतलब कुछ ऐसी 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 बहुत प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल से सेपरेटली थी, वैसे ही वो आज भी हैं, बट वो एज एन इंडियन स्टेट्स के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट? सेवरल सिटीज हैड डिफरेंट नेम, मतलब कि बहुत सारी जो सिटीज हैं उनके अपने नाम भी बदल गए, जैसे कि बॉम्बे से मुंबई हो गया, मद्रास से चेन्नई हो गया, कलकत्ता से कोलकाता हो गया, पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो गया, राइट? तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आए नेम्स की बदौलत। एंड जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, वेयरएज टुडे इंडिया हैज स्टेट्स एंड टेरिटरीज गवर्नड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले के ज़माने में क्या था? पहले के ज़माने में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आज इन हमारी बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग उसको रोक रहे थे, बट आज के ज़माने में, आज के इंडिया में, यहाँ पे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत गवर्न होती हैं, राइट? So this map shows us what? This map shows us India's political boundary and administrative divisions that have changed since independence. All right. आगे बढ़ते हैं। द सन्यासी फकीर रेबेलियन। तो सन्यासी फकीर रेबेलियन देखते हैं क्या था। So one of the earliest organized resistance movement, often called the Sannyasi or Sannyasi Fakir Rebellion, began in Bengal after terrible famine in 1770. तो 1770 में जब ऐसे भुखमरी बढ़ी थी बंगाल में, तो उनका एक ऐसा रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको उन्होंने सन्यासी फकीर रेबिलियन बोला था। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ऐसा रेजिस्टेंस मूवमेंट था जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें क्या कहते थे? ग्रुप्स थे इसमें सन्यासियों के और फकीरों के। फकीर और सन्यासी का मतलब कि हिंदू एसेटिक्स, एंड फकीर का मतलब मुस्लिम एसेटिक्स। who traditionally traveled freely for pilgrims and charity, found their movement restricted by British East India Company policies, especially by the new land and taxation policy। मतलब कि सन्यासी और फकीर वो लोग होते हैं ना जो कि एज एन पिलग्रमेज, एक पिलग्रमेज से दूसरे पिलग्रमेज ट्रेडिशनली फ्रीली घूमते हैं, जो किसी की भी चिंता नहीं है, उनको कोई भी चिंता नहीं है, वो अपना जहाँ पे भी रहने कैसे भी कर ले, वो लोग सन्यासी फकीर है ना। तो वो लोग एज एन एक पिलग्रम से दूसरे पिलग्रमेज जा रहे होते हैं, है ना? वो अपना सारा कुछ अपना आराम से घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं, चैरिटी देते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो वो उसी बलबूते में घूमते हैं, बट उनके जो मूवमेंट्स है, उनके जो यह घूमना था उसको रिस्ट्रिक्शन पाया गया, उसको रिस्ट्रिक्शन मतलब कि उसको बंद थोड़ा करवाया गया बाय होम, बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
की पॉलिसीज के तहत, और स्पेशली जो नया लैंड था, जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी उसके तहत। और जो प्राइस था, द प्रिसाइज motivation of the Sannyasi and Fakir have been debated, but over the next few decades they attacked British treasuries and tax collector. मतलब का जो उनका प्रिसाइज मोटिवेशन था ना, उनका एक जो मेन मोटिवेशन था ये पूरे रेबेलियन की करके, ये पूरा ऐसे क्या कहते हैं इसको, पूरा इनका ये जो रेबेलियन बना था, जो इनका रेजिस्टेंस मूवमेंट था, उसका जो प्रिसाइज मूवमेंट, उनका जो मेन मोटिवेशन था, वो हमें नहीं नोन। बट व्हाट आर दे, कि उन्होंने जो डिबेट है, वो डिबेट हो रखा है, मतलब कि पता नहीं क्या था उनका, वो पता नहीं। बट अगले तीन तीन दशकों तक, यानी कि अगले 30 सालों तक उन्होंने ब्रिटिश की ट्रेजरीज को, ब्रिटिश के खजाने को, टैक्स कलेक्टर्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा, उनको अटैक करा, राइट। द ब्रिटिश कॉल्ड देम बैंडिट्स, एग्जीक्यूटेड सम ऑफ देम एंड यूज्ड देयर सुपीरियर फोर्सेस टू इवेंचुअली डिफीट देम। मतलब कि उनको ब्रिटिशर्स जो थे, उनको फकीरों और सन्यासियों को बैंडिट्स बोलते थे, एंड उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने किसी को एग्जीक्यूट करवा दिया, कुछ को जो उनकी सुपीरियर फोर्सेस थी उनसे क्या किया, उनको बोला, जिससे कि वो इवेंचुअली डिफीट हो गए। दिस रेबेलियन लेटर इंस्पायर्ड द बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, Bengali writer Bankim Chandra Chattopadhyay novel Anandamath 1882. It contained the song Vande Mataram, which would inspire Indian during struggles for freedom in early 20th century and for independence became India's national song. तो ये जो रिबेलियन था, ये जो पहला ऐसा ये हुआ, इसने बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल में अंदा मैथ में 1882 में एक सॉन्ग इसमें था, इसके चलते, जो कि था वंदे मातरम, जो कि इससे इंस्पायर था। इसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर भी किया कि वो फ्रीडम लेके आए, उसके लिए स्ट्रगल करें। और ये अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत अच्छा भी था। एज एन इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इसको एज ए नेशनल सॉन्ग में इंडिया का बना दिया गया, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज ट्राइबल अपराइजिंग। So India's tribal community faced unique threats as the British expanded into forest and hills, disrupting the traditional way of life. मतलब कि धीरे धीरे जो थे ब्रिटिशर्स, वो धीरे धीरे फैल रहे थे, एज इन व्हाट, एज इन दैट कि वो लोग ने एज इन फैल रहे थे, एज इन वो फॉरेस्ट और हिल्स में भी चले गए, और जो यहाँ पे वो ट्राइबल लोग रह रहे थे, जो उनका ट्रेडिशनल वे था रहने का, उसको वो डिस्टर्ब कर रहे थे। The British described tribals as primitive, restricted their access to forest and forest produce, sometimes acquiring tribal land or turning it into private property, imposing cash taxes, catching tribals in debt traps, replacing traditional tribal councils with a British legal system, and encouraging missionaries to civilize and convert tribals to Christianity. मतलब इन्होंने एक साथ में बहुत कुछ बोला कि ब्रिटिश जो थे वो ट्राइबल्स को प्रिमिटिव बुलाते थे, पहली चीज। वो लोग तो जंगलों में ही रहते थे, तो उनको जंगलों में रहते थे, और ब्रिटिश को वहाँ पे क्या फायदा था, वहाँ पे उनको लैंड मिल गया, जंगल वगैरह, वहां से उनको लकड़ी वगैरह कोई भी चीजें मिल गई, जो होता है ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो उनको जो थे ट्राइबल लोग थे, उनको फॉरेस्ट में आने का और फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने का मना कर दिया। उन्होंने ट्राइबल जो लैंड था, तीसरी चीज ट्राइबल लैंड ले लिया, उसकी अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी। चौथी चीज, उसको उन पे बहुत ज्यादा कैश टैक्सेस इम्पोज किए। पांचवी चीज, उनको डेब्ट ट्रैप्स में फंसाया। और छठवीं चीज, उनके जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स थे ना, जैसे गवर्नमेंट टाइप्स, वैसे से उनको हटा के एज इन ब्रिटिश लीगल सिस्टम बना दिया। मिशनरीज, सेवंथ चीज, जो मिशनरीज होते हैं उनको सिविलाइज करवाया, मतलब कि उनको बोला कि इनको सिविलाइज करवाओ, इनको ऐसे ये ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में बदलवाओ, है ना, ये भी बोला इनको। Besides, the colonial law categorized hundreds of tribal communities as criminal tribes, causing them to be unjustly harassed for decades. मतलब कि जो कॉलोनियल लॉ था, उन्होंने ऐसे बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ ट्राइबल पीपल, उनको ऐसे क्रिमिनल ट्राइब्स बता दिया, बोल दिया कि भैया क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, और उनसे उनको अनजस्टली हरास करवाया गया, हरास करे हुए वो फॉर डेकेड्स, राइट। Some of the above abuse led some tribes to rise in rebellion against the colonial power. इन सब वजूहात के पीछे, इन सब रीजंस के पीछे बहुत सारी ट्राइब एक मोशन में, एक रेबेलियन बन के आई, और कलोनियल पावर के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ना शुरू करी। Among the first such events, the coal uprising 1831 to 1832 in Chota Nagpur in present-day Jharkhand started when the British introduced land policies that favored outsiders over the original tribal inhabitants. मतलब कि जो ऐसा पहला जो इन्होंने rebellious movement उठाया, वो था कि कोल अपराइजिंग, दैट वाज इन 1831 टू 1832, जो कि छोटा नागपुर में हुआ था। और वो स्टार्ट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऐसी लैंड पॉलिसी रखी थी, जिसके बदौलत जो बाहर के लोग थे, नॉट ऑफ दैट लैंड, बाहर के लोग थे, उनको ज्यादा फेवर मिल रहा था लैंड पॉलिसीज में, देन जो वहाँ के रहने वाले ट्राइबल लोग हैं उनको। द कोल ट्राइब्स, which included the Mundas and Orans, among others, temporarily established their control over significant territory
being defeated by the British forces, मतलब कि जो कोर ट्राइब्स थी उसमें टेम्परली इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ऑफ, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी जो जगहें थी, बहुत सारी जो टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश की, उन पे इस्टेब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल, है ना? जिससे मतलब जब तक वो ब्रिटिश फोर्सेस उनको हरा नहीं दिया, राइट, मतलब उनका कंट्रोल उन पे हो गया था टेम्पररी। The Santhal Rebellion of 1855 to 1856, a widespread uprising of Santhal people across parts of present-day Jharkhand, Bihar, and West Bengal, which was led by two brothers Sidhu and Kano Murmu, and rebelled against moneylenders and landlords who were taking away their ancestral lands with British support. तो संथाल रिबेलियन भी चला था, जिसमें जो संथाल पीपल थे जो कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल उधर से थे, जो इस पूरी रिबेलियन है, दो भाइयों के उन्होंने लीड किया था, जो कि जिसका नाम था सिद्धू एंड कानू मुर्मू। और उन्होंने जो रेबेलियन था वो ऐसे मनी लेंडर या लैंडलॉर्ड जो ऐसे, है ना, जो ऐसे पैसे दे देते हैं फिर उनको खा लेते हैं, भैया पैसे दे पैसे दे, और ऐसे बहुत मीन्स में अब्यूज भी करते हैं। देन जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो, जो कि उनकी इंसेस्ट्रल लैंड जो है, उनका जो रहने वाली जगह जो उनके पूर्वजों से पूर्वजों तक उनके पास है, उनसे वो लैंड ले लेते हैं और विद हेल्प ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, राइट। द संथाल्स डिक्लेयर देयर ओन गवर्नमेंट एंड वर्कड टू फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्रेथ, मतलब कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर करी और कहा कि जब तक हमारा आखिरी खून हमारी रक्त में है, मतलब जब तक हमारा आखिरी खून चल रहा है, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड तक, मतलब कि जब तक हमारा खून नहीं पूरा गिर जाता तब तक हम लड़ेंगे। The British response are brutal. After some initial loss, they burned entire villages and killed thousands of Santhal, including eventually the rebel leaders. मतलब कि जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था इसके प्रति बहुत ही गंदा था, बहुत ब्रूटल था। तो उसमें क्या हुआ कि पहले तो छोटे मोटे लॉस हुए, बट उन्होंने फिर धीरे धीरे करके पूरी विलेज को मार दिया, हजारों संथाल्स को मार दिया, और इंक्लूडिंग इवेंचुअली रिबेल जो लीडर्स थे, जिनके जो दो ब्रदर्स थे, उनको भी मार दिया। However, the daring Santhal rebellion inspired other tribal communities to resist colonial rule. अंत में जो उनके साथ हुआ, बट जो संथाल रेबेलियन था उसने बाकी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को इंस्पायर किया कि ये कॉलोनियल रूल के खिलाफ वो लड़े, राइट। तो ये 1856 का स्केच है जो कि लंदन न्यूज़ में दिखा रखा था, जो डिपिक्ट करता है अनइक्वल कन्फ्रंटेशन बिटवीन संथाल रेबेलियन एंड गन वियल्डिंग सिपॉइज। मतलब आप देख सकते हैं इनके पास एक तलवार है, ये भाला है, ये देख सकते हैं क्या कहते हैं तीर कमान है, और वहां से गन्स चल रही हैं, राइट। तो ये संथाल्स थे बेचारे। Note how the Santhals are depicted in 1856 sketch. Drawn from an artist's imagination, observe their complexion, dress, weapon, and draw your conclusion as regard the image this depiction would create in the popular mind in Britain. So let us go forward. जो उनका जो ये sketch था उसके बारे में बताना है। So जो sketch था that portrays Santhal as poorly dressed tribal people carrying simple traditional weapons such as bows, arrows, and spears, while the British soldiers are shown with modern firearms and military uniforms। मतलब कि जो उनके कपड़े थे, जो उनको बहुत ही ज्यादा पुअर दिखाया कपड़ों के प्रति, है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे, एज इन जैसे तलवार, तीन ही वैसे तो, भाला, तीर कमान, वो सब था, राइट। प्लस जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको दिखाया कि भैया उनके पास ऐसे बंदूकें हैं, military uniforms हैं, है ना। So this created the impression among British public that Santhal were primitive and uncivilized, और few primitive थे, है ना, आपको पता है ट्राइबल्स को लोग primitive बोलते थे वहाँ पे, तो primitive थे and uncivilized थे, और उनको वहाँ पे ये impression दिखाया that British were very modern and disciplined and superior than those। और जो rebellion था वो was merely disturbance by backward tribe rather than a genuine struggle against injustice। मतलब कि जो ब्रिटिश पब्लिक को ये शोकेस हुआ कि संथाल बहुत अनसिविलाइज थे, ब्रिटिश बहुत मॉडर्न डिसिप्लिन लोग थे, विच वाज सुपीरियर। एंड रेबेलियन को ये भी दिखाया गया कि जो ये रेबेलियन, सॉरी, लोगों को ये भी दिखाया गया जो रेबेलियन है ये बस एक बैकवर्ड ट्राइब की तरफ से डिस्टर्बेंस है, रादर एक कोई एक ऐसा स्ट्रगल है इनजस्टिस के खिलाफ। तो जो ये इल्यूस्ट्रेशंस थी, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को हेल्प करा कि इंडियंस को एज एन नॉन सिविलाइज या अनसिविलाइज दिखाए, राइट। Such illustrations help justify British colonial rule by portraying Indians as people who needed to be civilized। ठीक है, तो उनकी डिपिक्शन थी, ये दिखा रही थी कि जो इंडियन लोग हैं इनको सिविलाइज होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। Peasants uprising against economic exploitation. Even without famines, peasants suffered under the unfair British revenue collection, often losing their land to moneylenders or new lenders। मतलब कि जो peasants के जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थे उसके प्रति क्या क्या चीजें हुई, जैसे कि फमाइन यानी कि भुखमरी के बावजूद, मतलब उसके अलावा भी ना, पेजेंट्स जो थे, जो मतलब फार्मर्स, खेती जो करते थे, वो लोग, किसान लोग,
बहुत सफर करा ब्रिटिश का ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन अनफेयर एप्लीकेशन, कोई मतलब फेयर नहीं था, कोई तरीका नहीं था कुछ भी, है ना। वो अपना बेचारे लोग अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते, कलेक्शन में मतलब पैसे देते, कभी कभी अपना लैंड जो था उनका वो अपना करवा देते फॉर लाइक होम टू होम, कोई नए नए लैंडलॉर्ड बन जाते हैं उसके, कोई मनी लेंडर दे देता है कि भैया तुमने पैसे नहीं दिए हम लैंड ले लेते हैं। पुराने ज़माने में तो ऐसे ही होता था। उसमें और क्या आता था, इंडिगो रिवोल्ट। सो इन 1859 टू 1862 illustrated दिस एक्सप्लॉइटेशन, इस एक्सप्लॉइटेशन को इसमें कितना दिखाया है, 1859 से 1862, ये इंडिगो रिवॉल्ट दिखाया था। क्या था उसमें, सो यूरोपियन planters forced peasants in the northern part of Bengal to abandon food crops and instead grew indigo plant as indigo dye was then in great demand in Europe। मतलब कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो कि यूरोपीय के जो लोग थे जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने पीजेंट्स को क्या कहा, उन्होंने एक फार्मर को क्या कहा जो कि नॉर्दर्न पार्ट में थे बंगाल के, उनको क्या कहा कि जितने भी फूड क्रॉप्स हैं जहाँ पे खाना वगैरह ना, उन सबको हटाओ, अबैंडन करो और वहाँ पे इंडिगो को लगाओ। अब क्यों कहा है इंडिगो, क्योंकि जो इंडिगो डाई थी वहाँ वहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, तो इसलिए यहाँ पे उगाएंगे और वहाँ पे लेकर जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे वर टोल्ड कि भैया करो ऐसे। नाउ इन यूरोप ऐसे ये यहाँ पे डिमांड थी, दैट इज व्हाई उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे करा। So from planters to trader, everyone earned huge profit except the peasants, who were so poorly paid that they got trapped in debt slavery। या प्लांटर से लेके ट्रेडर, प्लांटर मतलब कि जो उनको बोल रहे हैं, नॉट द फार्मर, प्लांटर मतलब कि जो उनको बोल रहे होगा ये होगा वैसे करो वैसे करो। प्लांटर से लेके ट्रेडर तक जो ट्रेड कर रहे हैं वहां तक बहुत प्रॉफिट की मार्जिन, बहुत प्रॉफिट कमाया गया, लेकिन पीजेंट्स ने नहीं कमाया। क्यों, क्योंकि उनको बहुत कम पे किया गया और ऑल्सो उनको एक ट्रैप में फंसा दिया किसने, डेब्ट स्लेवरी में, यानी कि ये डेब्ट देते जाएंगे, स्लेवरी स्लेव तो हो रहा है, काम नौकर तो बन रखे हैं। When they refuse to go indigo, they face imprisonment, torture and destruction of their property। मतलब अगर उन्होंने बोला कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया, उनसे टॉर्चर करा उनको, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्ट्रक्ट करा। Their uprising was directly mostly at planters who retaliated by hiring mercenaries to attack the peasants. Their cause was supported by educated Bengalis and the Bengali press. The British authorities were eventually forced to restrict some of the worst abuses। मतलब कि जो इनका अटैक था, जो अपराइजिंग थी, नॉट अटैक, ये जो अपराइजिंग थी इसके खिलाफ जो मूवमेंट था, वो ज्यादातर प्लांटर जो उनको बोल रहे थे उनके पता था, उनके प्रति था। लेकिन जो उन्होंने रिटालिएट, उन्होंने रेसिप्रोकेट, यानी कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया वो क्या था, उन्होंने मर्सनीज मतलब कि मर्सनरीज को हायर कर लिया जो कि एज अटैक कर सके पिजन्स को। एंड उनका जो कॉज था उसको एजुकेटेड बंगालीज ने, बंगाली प्रेस ने कवर किया। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनको फोर्स किया कि कुछ कुछ जो वर्ड्स अब्यूज थे उसको एज क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें, रोके। क्योंकि वो बात जो थी बंगाली एजुकेटेड बंगाली लोगों को, बंगाली प्रेस को पता चल गई, तो कि वो फिर थोड़ा बहुत हवा में उड़ने लगी। तो दैट इज व्हाई दे हैड टू होल्ड देयर हॉर्सेस, राइट। तो मतलब कि वो काइंड ऑफ नॉन जल चीज ऐसी आ गई कि सबके उसमें आ गई, तो इसलिए उसको थोड़ा नीचे दबाना चाहिए, दबा रहे थे वो लोग, राइट। Indigo is a natural deep blue pigment used in dyeing। Can you think of other natural substance that they have been traditionally used in India to dye clothes? मतलब कि इंडिगो एज इन डाई क्लॉथ है ना, डाई कलर डीप ब्लू कलर डाई होती है जो कि डाई करने के लिए होती है। बाकी कैसे कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंस है जिससे इंडिया में डाई होता है क्लोथ, तो वो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो लेट अस सी, many natural substances have traditionally been used in India to dye fabric। some example includes turmeric। टर्मरिक जैसे बहुत सारे जो यूज होते हैं डाई करने के लिए फैब्रिक को, जैसे कि टर्मरिक येलो कलर के लिए, हैना या मेहंदी जो होता है वो ऑरेंज या रेडिश ब्राउन कलर करने के लिए, सैफरॉन जो येलो ऑरेंज कलर करने के लिए, मैरीडूड और मंजस्टा जो कि रेड कलर करने के लिए, पोमेग्रेनेट पील जो कि येलो और ग्रीन शेड्स करने के लिए, टी लीव्स जो होती हैं चाय पत्ती उसको ब्राउन कलर करने के लिए, ऑनियन स्किन्स येलो या ऑरेंज शेड करने के लिए, वॉलनट शेल्स ब्राउन कलर के लिए, लैक इंसेक्ट क्रिम्सन या रेड कलर के लिए। So these were the natural dyes which were eventually, or sorry, which were environmentally friendly and formed an important part of India's rich textile tradition। तो ये काइंड ऑफ आपकी सारी डाइज होती थी जो कि उस टाइम पे यूज होती थी ट्रेडिशनली as a natural substance, right? Going forward, there are several more notable examples of uprising across the subcontinent, which, along with the other aspects of British rule that we saw earlier, built up to the largest uprising of the 19th century। Let us turn to it। अब जो और आगे आगे अपराइजिंग की जो और रेबेलियंस चीजें थी वो आगे आगे आने वाले सालों में होती गई, और हमने ऐसे देखा कि अपराइजिंग धीरे 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 बढ़ के और बड़ी होती गई जो कि 19th सेंचुरी में बनी। तो अब वो हम देखते हैं, दैट वाज द ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857, जिसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, विल मीट यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बने रहिएगा और इसी से हम उठाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय यू ऑल एंड थैंक यू।